Okay. What's the meaning of consolidation? Consolidation means adding together. ठीक है, जैसे पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर किया, हम दोनों के अकाउंट्स को क्या करेंगे, दोनों की फाइनेंशियल स्टेट करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, दोनों के एसेट्स ऐड अप हो जाएंगे, दोनों की लायबिलिटीज ऐड अप हो जाएंगी, और जो भी लाइक आइटम्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों के बीच में। जैसे कि अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को गुड्स सेल किए, तो वो जो अमाउंट ऑफ गुड्स सेल किए हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में जो लाइक आइटम्स जितने भी होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कंसोलिडेशन तभी होगी जब हम उस कंपनी को ओन कर रहे होंगे। ठीक है, जब वो हमारी सब्सिडरी कंपनी हो, जब उसके हम मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर रहे होंगे, देन इट विल बी अ your accounts will be consolidated or it will be a parent company. अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं आपके पास। पेरेंट कंपनी के पास कंट्रोल कब आता है, जब उसके पास 50% वोटिंग पावर हो, मतलब उसने सब्सिडरी कंपनी के या किसी दूसरी कंपनी के, फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स अक्वायर किए हो, तो वो उस कंपनी की क्या बन जाती है, पेरेंट बन जाती है। राइट, पेरेंट के पास पावर है कि वो ऑपरेटिंग पॉलिसीज में डिसीजन ले सकती है। पेरेंट के पास पावर है कि वो किसी मेंबर को अपॉइंट कर सकती है या किसी मेंबर को रिमूव भी कर सकती है, क्योंकि पेरेंट हैज द पावर, उसके पास 50% से ज्यादा राइट्स हैं। फिर पेरेंट कंपनी के पास जो है राइट है कि वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो है वो डाल सकती है। जब एजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजोरिटी वोट्स किसके होंगे, पेरेंट के होंगे। ठीक है, अब कंट्रोल, जब एक इन्वेस्टर, ठीक है, जब पेरेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर करेगी, ठीक है, तो पेरेंट कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल आ जाएगा। और सब्सिडरी कंपनी को जो दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पेरेंट कंपनी, an entity that is controlled by another entity is subsidiary, an entity that controls one or more entities are is a parent, right? ग्रुप कब बनता है, जब पेरेंट और सब्सिडरी कंबाइन हो जाते हैं। अब जो थर्ड पार्टी है उसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या एनसीआई, जिसकी एट्रीब्यूटेबल नहीं होती वो, लेकिन कुछ परसेंट, जैसे 80% अगर सब्सिडरी एक्वायर किया है तो 20% क्या है, एनसीआई का है। फिर एसोसिएट हमारे पास क्या है, जिसका कोई पावर नहीं, जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता, बस उसकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। उसके पास पावर पार्टिसिपेट करने का, और उसके पास सिर्फ 20% या उससे कम, 20% से कम जो है वो वोटिंग राइट्स। ओके, एसोसिएट्स के लिए हम कौन से एक मेथड यूज करते हैं, इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इक्विटी मेथड। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ शेयर ऑफ एसोसिएट हमारा कहा जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हमारी कहा जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर ऑफ रिटेन अर्निंग, और ये हमारे पास ऐड करने के बाद एसेट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मिस। अरसलान? नो मिस। ओके, अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, जो भी लाइक आइटम्स होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब अगर पेरेंट कंपनी के पास एसेट है, ठीक है, 10,000 का, मतलब रिसीवेबल है 10,000 का, और सब्सिडरी कंपनी के पास पेबल है 10,000, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी जो 10,000 इन दोनों के अकाउंट्स में, तो ये दोनों लाइक आइटम्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो कैंसिल आउट नहीं होते तो वो, अगर जो बाकी हमारे रिमेनिंग एसेट और लायबिलिटीज बनती है वो एड अप हो जाती हैं, और वो हम एसेट और लायबिलिटीज के सेक्शन में लिख देते हैं। लेकिन जो भी लाइक आइटम्स होंगे, जो भी आपस ट्रांजैक्शन हुई होगी, वो हम आपस में कैंसिल आउट कर दें। फिर उसके बाद पार्ट कैंसिलेशन का मतलब ये है, जैसे कि अगर हमने मोर देन पार वैल्यू, मोर देन नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है, शेयर्स अक्वायर किए हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट फिर हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट हमेशा पूरे शेयर्स कंपनी के अक्वायर करें। कभी पेरेंट 100% भी अक्वायर कर सकता है, कभी पेरेंट 100 से
कम परसेंटेज में भी शेयर्स अक्वायर कर सकता है। तो जो रिमेनिंग शेयर होगा वो किसका होगा? एनसीआई का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। फिर इसके बाद हमारे पास है गुडविल की कैलकुलेशन। आई शेयर ऑल दीज फाइल्स विद यू, ठीक है, ताकि आप रिविजन। गुडविल हमारे पास क्या होगा? गुडविल, जब पेरेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पेरेंट उसकी गुडविल की भी पेमेंट करेगा। जो पेरेंट, जो सब्सिडरी ने अब तक की रेपुटेशन उसकी है, जो गुडविल उसकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकग्नाइज हुई भी है, उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। सबसे पहले गुडविल की वर्किंग में आता है फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। शेयर मतलब शेयर के बदले शेयर दे दिया, एक्सचेंज ऑफ शेयर्स भी हो सकता है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन गिवन होगी क्वेश्चन में, लेस फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, जिसमें आएगा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन। ये सब चीजें ऐड होंगी, यहाँ से माइनस हो जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये सब वर्किंग्स आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। फिर एनसीआई क्या है? एक थर्ड पार्टी है जिसके कोई ओनरशिप नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट ऑफ शेयर्स उसके हैं। एनसीआई की कैलकुलेशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई प्लस जितना भी रिटेन अर्निंग, जो प्रॉफिट होगा एक्विजिशन के टाइम पे, जो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स होगी, मतलब जो अब तक हमने रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट कमाया होगा, उसका जितना परसेंट भी एनसीआई का है वो उसको मिल जाएगा। और ये मेरे पास आ जाएगी एनसीआई एट रिपोर्टिंग डेट। देन रिटेन, जो क्वेश्चन में गिवन है, पेरेंट और सब्सिडरी की कोई अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, उसकी हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें, ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस में कैसे ट्रीटमेंट होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट अगर होगा तो पेरेंट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी की रिटेन अर्निंग में से हम उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। ग्रुप शेयर कैसे पता चलेगा? पेरेंट का शेयर, जितना भी पेरेंट का शेयर होगा और एनसीआई का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, सब्सिडी की रिटेन अर्निंग्स को ऐड करेंगे तो ग्रुप रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगे। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग मतलब आपस में कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस होंगी, तो हम देखेंगे कि हमारे company में कितने गुड्स मौजूद हैं, ठीक है। ये दो बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पेरेंट सेल टू एस, अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स सेल किए हैं, तो जो भी प्रॉफिट वो करेंगे, प्रॉफिट उसको होगा, वो क्या कहलाएगा? अनरियलाइज। उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट और लॉस डेबिट और इन ग्रुप इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। जो भी टोटल प्रॉफिट होगा वो डेबिट हो जाएगा और ग्रुप इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में। अगर सब्सिडरी पेरेंट को सेल कर रही है तो हम पेरेंट को डेबिट करेंगे, एनसीआई को डेबिट करेंगे और ग्रुप इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। ये दो आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। जितना भी इन्वेंट्री पे प्रॉफिट, मतलब जो रिमेनिंग इन्वेंट्री पे प्रॉफिट आ रहा होगा, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी रिकॉर्डिंग हम इन डबल एंट्रीज के थ्रू करेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत जरूरी ये है कि आपको पता हो कि हु इज पेरेंट, लाइक हु गुड्स टू द अदर subsidiary company, or parent company has sold goods to subsidiary, और subsidiary has sold goods to parent। अच्छा, फिर हमारे पास आता है सेल्स रेवेन्यू। इनकम स्टेटमेंट पे आ गया। इनकम स्टेटमेंट में 100% पेरेंट का सेल्स ऐड होंगी, 100% सब्सिडरी की सेल्स ऐड होंगी, और जो भी इंट्रैक्शन होंगी वो यहाँ से माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो पेरेंट कंपनी के लिए सेल्स होंगी वो सब्सिडरी के लिए ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट होगी, तो वो हम उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट, गुड्स सोल्ड बाय पेरेंट, ठीक है। जब गुड्स सोल्ड बाय पेरेंट इंक्रीज कॉस्ट बाय अनरियलाइज प्रॉफिट, अगर पेरेंट ने सेल किए गुड्स तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। गुड्स सोल्ड बाय सब्सिडरी इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय फुल अमाउंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट एंड डिक्रीज एनसीआई। दो ट्रीटमेंट होगी, एक क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगा और एक तरफ एनसीआई डिक्रीज हो जाएगा। फिर सब्सिडरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस अनरियलाइज प्रॉफिट। कब अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस होगा? अगर सब्सिडरी ने गुड सेल किए पेरेंट को,
NCI percentage only applicable if sale of goods made by subsidiary company. ठीक है. अच्छा, now कुछ हमारे पास फॉर्मेट है. प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन गेन इन सब्सिडरी कंपनी. ओके, ये आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगी कि ये बेसिकली इन्होंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है. ठीक है, कि आपके पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आई 10,000. ठीक है, पेरेंट का कितना शेयर है 80%, सब एनसीआई का कितना है 20%. ट्रीटमेंट कर यहाँ तक किसी को कोई कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट आस्क मी, अदरवाइज विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. मेन हमारा जो टारगेट है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू में ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा. एनी क्वेश्चंस? मिस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. जो आपने फॉर्मेट लास्ट पे दिखाया उसको हम किस तरह से यूज करेंगे? जी, वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह यूज करेंगे. वो बेसिकली इसमें इन्होंने सिर्फ आपको लास्ट में जो फॉर्मेट बताया ना, ये रिवैल्यूएशन गेन इन प्रॉफिट एंड पेरेंट एंड रिवैल्यूएशन गेन इन सब्सिडरी. ठीक है, ये बेसिकली बस आप ये याद रखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर आया. ठीक है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऐड होगा. ये हमें पता है कि ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन जाता है, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई. अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टोटल इनकम आई है, ये दो पेरेंट का डिस्ट्रीब्यूट ओनर जो होगा उसके परसेंटेज हम लिखेंगे और सब्सिडरी की परसेंटेज. अगर रीवैल्यूएशन गेन पेरेंट कंपनी का कोई एसेट रीवैल्यू हुआ है, ठीक है, अगर पेरेंट कंपनी का कोई एसेट रीवैल्यू हुआ है तो हम पूरी अमाउंट को यहाँ ऐड कर देंगे 2000. ठीक है, जैसे यहाँ गेन ऑन प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन तो मैंने 5000 प्लस 2000 कर दिया. सब्सिडरी 80% एक्वायर की है तो 80% जो रीवैल्यूएशन गेन है वो ओनर का है और 20% जो रीवैल्यूएशन गेन का बचा है वो एनसीआई का है. तो इसलिए हमने यहाँ इसको स्प्लिट करके लिखा है. गेटिंग माय पॉइंट? मिस एक चीज मैंने पूछनी है कि जो प्रॉफिट गेन पेरेंट कंपनी का और सब्सिडरी का है, ये दोनों अलग अलग बनेंगे? जो रीवैल्यूएशन गेन है, नहीं, ये अलग अलग नहीं होगा. देखें, अगर 100% पेरेंट कंपनी एक्वायर कर रही है, ठीक है, अगर 100% पेरेंट कंपनी का एक्वायर कर रही है तो एनसीआई का कोई लेना देना नहीं. लेकिन अगर 80 या 100 से लेस देन 100% कंपनी एक्वायर कर रही है तो वो जो गेन होगा वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. जैसे 80% 2000 रिवैल्यूएशन का गेन सब्सिडरी कंपनी का कोई एसेट रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, मतलब Yes, ma'am, got it. ठीक है, तो 80% ओनर का है, 20% एनसीआई का है. Yes, miss. सब्सिडरी का जो भी होगा ना, सब्सिडरी पे हम देखें ओनरशिप की परसेंटेज डिपेंड करती है कि हमारी कितनी है. सब्सिडरी का हमेशा जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो एनसीआई के पास जाएगा. ओके, अब मैं वैसे हम लोग एमटीक्यूज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. अरसलान, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? No, miss. अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है. क्वेश्चन क्या है, पहले जरा क्वेश्चन को रीड करें. कोई एक क्वेश्चन रीड कर ले प्लीज मेरे लिए. On 1st April 24, Penfold acquired 80% of the subtrade equity shares in a share for the share exchange. Penfold issued 2 shares for every 5 acquired in Supertrade. Penfold's share price on 1st April 14 was $5.3. The share exchange has not yet been recorded. अच्छा, अब देखें यहाँ, ये आपको कुछ डेटा गिवन है. अभी हम इस पे आते हैं. सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है. व्हाट विल बी रिपोर्टेड एज अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ऑन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. अदर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि हमें ये शेयर की वर्किंग करनी. 80% किसने अक्वायर किए? पेनफोल्ड ने, राइट. 80% ऑफ सुपरटेट्स इक्विटी शेयर्स इन शेयर ऑफ शेयर एक्सचेंज. पेनफोल्ड ने 2 शेयर्स इशू किए फॉर एवरी 5.
2 फॉर एवरी 5 का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास यहाँ पर देखें, इक्विटी शेयर्स सुपरटेट के कितने शेयर? 15,000। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? $1। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने सुपरटेट के जो उसने खरीदे होंगे? 15,000, राइट। इस 15,000 इक्विटी में से कितना परसेंट एक्वायर किया पेनफोल्ड ने? 80%। तो हम इसका 80% निकालेंगे। 80% क्या आएगा इसका? जल्दी से बताएं। 12,000। 12,000 मतलब 12,000 शेयर्स किसके? पेरेंट कंपनी ने अक्वायर कर लिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने इसकी कैश पेमेंट नहीं की, उन्होंने क्या किया? शेयर एक्सचेंज कर दिया। अब शेयर एक्सचेंज कैसे किए? 2 फॉर 5 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 5। divided by 5 means that will be 0.4। नहीं, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। 12,000 शेयर्स हैं और 2 फॉर 5 पे एक्सचेंज किया है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने एक्सचेंज किए हैं? 4,800। 4,800, ठीक है। और इन्होंने शेयर प्राइस क्या रखी है? 5.30। तो इसके हम शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। 5.30 क्या आएगा? 25,440। ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारी शेयर वैल्यू 25,440। वेट अ सेकेंड। अच्छा, 25,440 हमारी शेयर एक्सचेंज की ये जो वैल्यू आई है। अब पेनफोल्ड के शेयर्स कितने हैं? 20%। नहीं, पेनफोल्ड के अपने शेयर्स कितने हैं? अपना शेयर कैपिटल कितना है? अपने शेयर्स के कितने हैं? 170,000, राइट। यस यस यस। तो पेनफोल्ड ने जो है 4.8 मिलियन जो है वो 4,800 शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। और जो अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी है, अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ 6,000 और 2,000। इसका मतलब हो गया हमारे पास 25,440, ठीक है। शेयर प्रीमियम एंट्री क्या बनती है जब हम शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज करते हैं? किसी को पता है? जी मिस। जब हम शेयर एक्सचेंज क्या बनती है शेयर एक्सचेंज पे? मिस आपने एंट्री पूछी है। शेयर एक्सचेंज पे एंट्री क्या बनती है? मिस कंसोलिडेटेड। कंसोल नहीं नहीं नहीं, देखें 25,440 4,800 8,000 प्लस 1। एक सेकेंड, मैं कैलकुलेशन जरा क्रॉस चेक कर लूं। जब तक आप लोग रिसीवेबल्स की जो है कैलकुलेशन करें, रिसीवेबल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या वैल्यू होगी, मैं इसकी वर्किंग क्रॉस चेक कर रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें यहाँ तक हमने सही किया, 25,440, ठीक है। अब जो हमारे पास पेनफोल्ड कंपनी ने
शेयर एक्सचेंज किया है, मतलब इन 25,440 में से उन्होंने 4800 के शेयर्स इशू कर दिए, शेयर एक्सचेंज कर दिया। तो अब इनके पास रिमेनिंग कितना बचा होगा इक्विटी में? हैं? इनके पास रिमेनिंग इक्विटी कितनी बची होगी? इन्होंने अपने पास जो 25,440 शेयर्स थे उसमें से 4800 शेयर्स इशू कर दिए, तो इनके पास रिमेनिंग, अच्छा इसको हम 20,640 सिर्फ 4800 तक रखते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड, अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी क्या है? 4800 शेयर्स हैं, ठीक है, Yes. शेयर एक्सचेंज किया है। उनके पास जो है 4800 शेयर्स इन्होंने इशू किए, ठीक है, जिसमें से 25,440 उनकी वैल्यू आ रही थी। अब इनको इसमें माइनस करने के बाद ये आएगा 2640, राइट? Yes. 2640, ठीक है। ये उनका क्या है, अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी, मतलब ये उनका शेयर कैपिटल अब बच गया। अब इस शेयर कैपिटल में हम अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी पेरेंट का कितना है, 6000, ये ऐड करेंगे, मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 26,640. 640, ये आपका आंसर हो जाएगा। 25,440 उनके पास आ रहा था, ठीक है, शेयर कैपिटल की वैल्यू, जिसमें से उन्होंने 4800 क्या किए, माइनस कर दिए। 4800 का शेयर एक्सचेंज हो गया, तो 4800 का शेयर एक्सचेंज होने के बाद उनके पास जो रिमेनिंग बच रहा था वो क्या था, 20,640। 20,640 में हमने 6000 ऐड किया। यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो हम सिर्फ ओनर का जो है वो इक्विटी सेक्शन देखेंगे, ठीक है। हम हमेशा ओनर का इक्विटी सेक्शन देखते हैं जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हो। ये बात समझ आ गई? Yes, miss. अरसलान, Yes, miss. अब रिसीवेबल्स आपसे पूछे, रिसीवेबल्स कैसे आते हैं? हम टोटल रिसीवेबल्स निकालेंगे, पेरेंट प्लस सब्सिडरी माइनस इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन अगर कोई होगी तो हम वो माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब आपस में जो करंट होंगे, पेरेंट का 32,400, ठीक है, सब्सिडरी का क्या है, जी पेरेंट का 32,400, सब्सिडरी हमारे पास आ रहा है 38,000। 38,000, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आपस में इनकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, देखें यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट, अगर हम रीड करें, ड्यूरिंग द ईयर पेनफोर्ड ट्रेडेड विद सुपरटेक एंड हैड अ पेबल ऑफ 6 मिलियन, मतलब पेरेंट और सब्सिडरी, पेनफोर्ड और सुपरटेक की बात करें, ठीक है। पेनफोल्ड ने ट्रेडिंग की है सुपरटेक के साथ और उसके अकाउंट में क्या है, 6 मिलियन का पेबल है, ठीक है। और इसके सुपरटेक रिसीवेबल बैलेंस डिफर्ड फ्रॉम दिस ड्यू टू अ 2 मिलियन पेमेंट। अब क्या हुआ, इसके अकाउंट में क्या है और इसके अकाउंट में क्या है, पेबल कितना है, 2 मिलियन का, 2 मिलियन की पेमेंट है जो कि रिसीव नहीं हुई है अब तक। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन दोनों अमाउंट्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 6000 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप पेबल बैलेंस है, और 2 मिलियन यहाँ पर से 2 से माइनस हो जाएगा क्योंकि उसके अकाउंट में ये रिसीवेबल की अमाउंट रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, बताएं? 62,400. 62,400, 62,400. ओके, ये समझ आ गया। Yes. जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन होंगी जो एक के अकाउंट में रिसीवेबल है और एक के अकाउंट में पेबल है, आपस में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। फिर क्या की कैलकुलेशन पूछिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, सबसे पहले क्या आता है, हम लिखेंगे एनसीआई की एट एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी है, एट एक्विजिशन हमारे पास आ रही है 7.2 मिलियन, राइट।
उसके बाद मिस हमसे, क्वेश्चन मुझे। हाँ ये रही ना, पेनफोर्ड मेजर द यस। एनसीआई, ये 7.2 आपको हमेशा गिवन होगी एनसीआई एक्विजिशन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर, उसका एनसीआई का शेयर कितना है। अच्छा, डेट्स आर वेरी, यहाँ ईयर एंड 30 सितंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने अक्वायर कब किया, हमें ये देखना है। अक्वायर कब किया है? 1 अप्रैल में। तो अप्रैल टिल सितंबर कितने मंथ्स हुए? अप्रैल 6 months। 6 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है सुपरटेट मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड। ये जो 20 है ये पूरे 12 महीने का है, ठीक है। ये पूरे 12 महीने का सुपरटेट का प्रॉफिट है। हम कितने मंथ्स का कंसिडर करेंगे? हम सिर्फ उतने मंथ्स का लेंगे जितना हमने अक्वायर किया था। तो हम 24 मिलियन का 6/12 करेंगे, ठीक है। और कितना परसेंट एनसीआई का है? 20%, 80%, पेन फोर यस। 20%। कितना शेयर होगा? सर 2.4। 2.4, ठीक है। 2.4 मिलियन हमारा शेयर आ गया। अब हमें यस। और एडजस्टमेंट देखनी है कि कोई और एडजस्टमेंट हमारे पास है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेनफोर्ड सोल्ड एन आइटम ऑफ प्लांट टू सुपरटेड ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। 25 मिलियन व्हेन इट्स वाज 20 मिलियन। 25 मिलियन का सेल किया है, 20 मिलियन कैरिंग अमाउंट है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 25 और 20 में क्या डिफरेंस आया? 5। 5, 5। ठीक है। 5 मिलियन डिफरेंस आ गया। लाइफ कितनी है? 5 इयर्स। डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी रिवर्स होगी, क्योंकि अब हमने कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो वो जो डेप्रिसिएशन हमने माइनस करी भी होगी, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी माइनस की हुई होगी, वो यहाँ हम ऐड कर देंगे। 5 मिलियन को डिवाइड करें 5 से, ये आ जाएगा आपके पास। तो फिर कर देंगे इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे। 6 महीने के लिए अक्वायर किया था, 6 महीने हुए थे जब हमने अक्वायर किया इस कंपनी को, तो ये आ जाएगा 0.1। ये जो डेप्रिसिएशन है ये भी ऐड हो जाएगी। बिल्कुल सेम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पर भी हम इसको ऐड इसलिए कर रहे हैं, रिवर्स इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अक्वायर कर लिया। वो अब क्या है, उस ग्रुप का पार्ट बन गए, ठीक है। इन सबको ऐड करें, 7.2, 2.4 और 0.1, ये आपको देगा 9.7 मिलियन। ए इज आंसर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मिस। अरसलान, आर यू हियर? Arsalan have left, I don't know why. Okay, what will be reported as property, plant and, सही है। हम देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमारे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी गिवन है? 345,000, ठीक है। और सुपर टेट की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी? 1,000,000। हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों को ऐड बैक कर देंगे। ऐड करें दोनों को, 345 प्लस 141,000। 456। ठीक है, 456 मिलियन आ गई, ठीक है। अब इसमें से हमें देखना है कि हमने पढ़ा था अभी कि एसेट एक सेल किया है, ठीक है। पेरेंट ने सब्सिडरी को एसेट सेल किया। 25 मिलियन कैरिंग, 25 मिलियन में सेल किया था। कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 20 मिलियन, जिसमें से डेप्रिसिएशन हुई है 0.1 की, 0.1
0.1 की, राइट। तो अब देखते हैं एसेट की कैरिंग अमाउंट कैसे पता चलेगी। 20 मिलियन में से 20 को डिवाइड करें 5 से, क्या आएगा? 4 मिलियन हमारी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। 4 मिलियन, या 20 को 5 से डिवाइड करें तो 4 मिलियन हमारी क्या आएगी? डेप्रिसिएशन आएगी। यूजफुल लाइफ हमारी थी, यूजफुल लाइफ हमारी क्या थी? 5 इयर्स। हमने एसेट को जब अक्वायर किया, अच्छा एक सेकेंड रुकिए, 20 व्हेन कैरिंग अमाउंट वाज 20 में, ठीक है। 20 मिलियन हमारी कैरिंग अमाउंट है। इसमें से हम 6 मंथ की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन हमारी क्या आई थी? 20 को डिवाइड करिएगा जरा 5 से, तो 4 मिलियन हमारी डेप्रिसिएशन आ रही है। अब जो प्रॉफिट हमने कमाया है इस एसेट पे, ठीक है, 20 में से हमने एसेट को हमने अक्वायर कब किया है कंपनी को? 1 अप्रैल में। ईयर एंड क्या है? सितंबर, राइट। 6 मंथ हुए Yes. को अक्वायर किए हुए, Yes. ठीक है। 25 मिलियन हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू थी, मतलब हमने सेल जो किया है मिलियन में किया है, ठीक है। और हमारी जो 20 मिलियन क्या है, इसकी कैरिंग अमाउंट है। तो 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 मिलियन आएगा। 4 मिलियन डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन ये 4 मिलियन Yes. साल की है, तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 2 मिलियन। 2. 2। अब 20 में से हमने 2 मिलियन, तो मेरे पास 18 मिलियन क्या आ गई है, इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई। Yes. अब इसी तरह जब 25 मिलियन जो है वो हमारी वैल्यू, 25 मिलियन में से भी हम इसको क्या करेंगे? 25 डिवाइड बाय 5, ये 5 आ गया, ये 5 का हाफ करें, 5 डिवाइड बाय 2, सिंपली हाफ, 2.5. 2.5। तो मेरे पास जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो कितनी हुई है? 4.5। ये जो 4.5 है, ये डेप्रिसिएशन हम यहाँ से, ये जो प्रॉफिट बेसिकली हुआ है, ये हम यहाँ से क्या करेंगे? माइनस। Minus. ये मेरे पास आ जाएगा 4, अच्छा 3 प्लस 141 क्या आ रहा था? 456। 345 प्लस 451 माइनस 4.5, क्या आएगा ये? 481.5. 481,500,000, ठीक Yes. है। हाउ शुड द इन्वेस्टमेंट इन एनुअल रिव्यू रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज, अच्छा ये तो बहुत इजी है, मुझे बताइए कि जो फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ये आर्नोल्ड को अक्वायर किया है। पेनफोल्ड आल्सो ओन 30% ऑफ आर्नोल्ड एन अनरिलेटेड एंटिटी। Penfold are not able to appoint any members of the board, and Arnold as the other 70% is held by another investor. ये सब्सिडरी है, ये एसोसिएट है, या ये इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट? बताइए Investment. इन ऑप्शंस में से कोई एक होगा। 30% अक्वायर कर रहा है, ठीक है। इसको हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ही बात है, ठीक है। जी मिस। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट है, on 1st January, Pruner acquired 80% of Sheringham's 2 million $1 ordinary shares. At this date, the retained earnings was 4 million, the evaluation surplus given है, ठीक है, और retained earnings दूसरी given है। अच्छा, इसमें मुझे जरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन निकाल के बताना, कैलकुलेट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम पेरेंट कंपनी की रिटेन अर्निंग्स लिखेंगे। क्या आ रही है पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स?
10 मिलियन, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स 10 मिलियन है, Yes. ठीक है। अब हमने अक्वायर कितना किया है, अक्वायर कितना परसेंट किया है? अच्छा नहीं, पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स एट दिस रिटेन अर्निंग्स फॉर 11 मिलियन, 11 मिलियन हमारी रिटेन अर्निंग्स है पेरेंट की, ठीक है। और इसकी कितनी है? 3.4। एक्विजिशन के टाइम अभी जो हमारी 2005 में हमसे पूछा है, 2005 में इसकी 3.5 है, और पहले इसकी रिटेन अर्निंग्स कितनी थी? 4 मिलियन। तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स कितनी हो गई? 3.5 से 4 मिलियन, 4 मिलियन थी पहले, अब 3.5 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है ना, 0.5 डिक्रीज हो गया। लॉस हो गया 0.5 का, ठीक है। अब Yes. ये जो 0.5 मिलियन का लॉस है, ठीक है, ये 0.5 मिलियन का हमें लॉस हो गया। अब हमें क्या करना है, क्या है कि फेयर वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट वर इक्वल टू द कैश विद द एक्सेप्शन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैज द फेयर वैल्यू ऑफ 800,000। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम करेंगे, ठीक है। क्या रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 20, तो 800 इंटू 1/20 क्या आएगी इसकी वैल्यू? फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 40. 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 0.5 आ रहा है, मतलब 500, 500 सब्सिडी का प्लस 40, और इसका टोटल 80% हमारा पेरेंट का है, ठीक है। तो ये जो आएगी सब्सिडी की रिटेन अर्निंग्स, ये लॉस आएगा 4, माइनस 432. Yes. माइनस करें, क्या आ रहा है माइनस करके? 10,000. 10,566. दीज आंसर, ठीक है, समझ आ गया। Yes, miss. व्हाट विल बी द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट फॉर ईयर एंडेड? इसको ट्राई करें, आसान हो जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट, ठीक है। 100% एक्वायर किया है किसको? शेरिंगम को, ठीक है। अब जो हमारे Yes. पास यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वो दोनों के एसेट्स रीवैल्यू हैं, ठीक है। प्रोनर्स एसेट्स इंक्रीज बाय फर्दर 2 मिलियन, ठीक है, इसे गेन हुआ है 2 मिलियन का, और शेरिंगम किसके इंक्रीज कितने से हुआ है? 500 से। तो अब हम क्या, 2 मिलियन तो पेरेंट का है, रीवैल्यूएशन गेन की बात हो रही है, हमेशा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ रीवैल्यूएशन आती है, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन गेन की बात हो रही है, तो 2 मिलियन पेरेंट पूरा जाएगा, लेकिन ये जो 500 है, इसमें हमने कितना परसेंट एक्वायर किया? 80%। तो सिर्फ 80% पेरेंट का है, बाकी रिमेनिंग किसका है? एनसीआई का है। कैलकुलेट करके बताएं। 2 मिलियन प्लस 500 इंटू 80%,
400. Yes. 2400, राइट? Yes. ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास गिवन है Pruner has also owned 30% of Anderson for many years and uses equity accounting for the markup। ठीक है, हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है। पता है मार्कअप में कॉस्ट हमेशा 100 होती है, प्रॉफिट 20 होता है, ठीक है, सेल्स 120 है, राइट? ड्यूरिंग द ईयर Pruner sold 3 million of goods to Anderson। 3 million के गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, एट अ मार्कअप ऑफ 20%। तो अब सोल्ड गुड्स ऑफ 3 million, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल जो है वो हमारी 3 है, मतलब 3000 है। मुझे प्रॉफिट बताना है, 3000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20, प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो होगा 500,000। अब ये जो प्रॉफिट है ये टोटल गुड्स पे कमाया है इसने, ठीक है, लेकिन कितने गुड्स अभी इन्वेंट्री में हैं मौजूद? हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट सिर्फ उन गुड्स पे होगा जो इन्वेंट्री में ऑलरेडी हैं। तो क्वार्टर ऑफ द गुड्स मींस दैट्स 1/4, राइट? Yes. इसका Yes. Yes. इसको कैलकुलेट करें, 500,000 का 1/4, 125 100,000. 125, ठीक है। नाउ अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करें फ्लिप वाले क्वेश्चन पे, फ्लिप के नाम से। Question number 2. हाँ, ये जो वेस्ट वाला क्वेश्चन है इसको ट्राई करें, चलें। वेस्ट है 75%। अच्छा, इस क्वेश्चन में 75% सब्सिडी लाइफ, ठीक है, सब्सिडी कितने परसेंट शेयर अक्वायर किए? 75%। ये प्रॉपर्टी Yes. में ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। 1st January लाइफ हैज ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी टू वेस्ट फॉर 40,000, ठीक है। अब एट Yes. दैट दैट विच हैड कॉस्ट 42,000 एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ 30, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे 40,000 पे ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, 1st January 2006 में। तो 1st January 2006 से लेके 31st December 2006 में एक साल डेप्रिशिएट हो गया होगा ऐसे, Yes. ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट उसकी कितनी होगी? 40,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाए, राइट? अब एक साल डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बचेगी? 32,000। Yes, miss. लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर चुके हैं, उसको हम क्या करेंगे? से माइनस कर 300 प्लस 60,000 माइनस 8,000, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है बेसिकली वो क्या है? अनरियलाइज प्रॉफिट है एक तरीके से। तो वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि ये आपस में ट्रांजैक्शन हुई, आपस में ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी का। तो ये जो 8,000 है यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2,000। Yes. ओके, नाउ Yes. अच्छा, ये क्वेश्चन ट्राई करें ब्रांच वाला, ये इजी है, यू कैन डू इट।
Done. No, miss. Okay, on 1st January 2001, branch purchased 75% of Leaf 80 million shares. At this date, Leaf's retained earnings were 60 million. The consideration paid for Leaf was 2 branch for every 3 Leaf purchase. The cash payment of $1 purchase share at the date of acquisition, the value of a branch share was 2.50. सबसे पहले हम देखेंगे consideration paid. Consideration paid was Leaf for 2 for 5. हमारे पास 80 million shares हैं. Retained earnings हमारी 60 billion है. Into 75%. मतलब हमारे पास हमने 60 million shares जो हैं वो purchase करे. 2 for 3 means that 2 over 3. So 60 million into 2 divided by 3. That will give you. और हमारी market value of shares कितनी है 2.50. So that means it will be 60 into 2 divided by 3 into 2.50. हमारी जो total consideration paid है वो हमारे पास आएगी 100. ठीक, 100 अमाउंट आ गई. 100 मिलियन जो है वो शेयर्स की वैल्यू आ गई. और जो हमने कैश पे किया है वो कितना है 100 प्लस हमने कैश पे किया है वो हमारे पास 60 मिलियन. दैट मीन्स 160 हमारी टोटल कंसिडरेशन पेड आ. $1 परचेज, तो कैश हमने 60 मिलियन इंटू $1 विल गिव यू 60 मिलियन. सो दैट विल बी 100 प्लस 60, 160 हमारा कंसिडरेशन पेड की अमाउंट आ. Then Harry acquired an 80% holding in Style Company on 1st April 2006. From 1st April 2006 to 31st December 2006, Style Goods sold goods to Harry. हमारे पास जो मार्कअप है वो 10% है. सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट.
10, 100, 110. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी, 14.7, 11.6, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ रही है। ये जो हमारे पास 4.3, ठीक है, हैरी ने सेल किए गुड्स, मतलब पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स 4.3 मिलियन के, तो ये तो मेरी इंट्रा ग्रुप सेल्स हो गए। 14.7 प्लस हमने अक्वायर कब किया है, 1 अप्रैल को, और हमारा ईयर एंड है दिसंबर, तो अप्रैल टिल हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हम सिर्फ लेंगे 9 मंथ। देन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इंट्रा ग्रुप सेल्स जो कि हैं 4.3 मिलियन। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, हमारे पास 4.3 मिलियन के गुड्स हैं, तो 4.3 मिलियन के हमने गुड्स सेल किए, सो दैट विल गिव यू 4.3 ओके। तो हमारे पास जो अनरियलाइज आएगा वो आएगा 0.2 मिलियन। ये अब वैल्यू आपके पास आ गई। आपने क्या करना है, सिंपली 2.2 मिलियन के गुड्स हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद थे, तो 2.2 मिलियन हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है। हम क्या करेंगे, 2.2 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, दैट विल गिव यू 0.2। इन सबको ऐड लेस करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 19.3 मिलियन, दैट इज डी। Which of the following regarding the consolidated statement is correct? For consolidation, it may be acceptable to use financial statement of the subsidiary where the year end parent by 2 months. Then we have for all company must have the same year end. It's not necessary that they should have the same year end. All company with a group must have the same accounting policy in their individual financial statements. Okay. And the group sales must be removed from the consolidated financial statement. Okay. It's D. कि जो भी हमारा प्रॉफिट है वो आपस में वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिमूव हो जाना चाहिए। नाउ then we are going to do okay, for today we are keeping it till here. The remaining questions we are going to discuss in the next class, as well as we are going to I'm going to take all your queries regarding every topic, all the topics that we have covered, or if still there would be any question, I'm going to answer that in the next class.